हेलो स्टूडेंट्स, हमने आईसी के पिछले लेक्चर में डाइक और ट्राइक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यूजेटी के बारे में पढ़ेंगे। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसे हम शॉर्ट में यूजेटी कहते हैं। तो जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है यह एक सिंगल जंक्शन होता है, अर्थात एक जंक्शन वाली युक्ति होती है। यह भी ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करता है और स्विच की भांति यूज किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन अन्य सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से अलग होता है और यह 2 लेयर और 3 टर्मिनल अर्थात 2 लेयर और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। जो यूजेटी होता है ये थायरिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन जो हमारा थायरिस्टर रहता है उसकी ट्रिगरिंग के लिए हम यूजेटी परिपथ को यूज करते हैं। तो जिस परिपथ को यूज करते हैं उसे हम यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सर्किट होता है। अब बात करते हैं यूजेटी के कंस्ट्रक्शन की। तो यूजेटी या यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की छड़ का बना होता है, जिसमें क्या होता है एक पी टाइप एमीटर की डोपिंग की जाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बेस की डोपिंग हल्की होती है, जबकि जो हमारा पी टाइप एमीटर रहता है वो हाई डोप होता है, अर्थात उच्च डोपिंग की जाती है। किसकी? हमारे पी टाइप की। और एन टाइप की जो डोपिंग होती है वो क्या होती है? लो रहती है, जबकि जो हमारा पी टाइप है उसकी डोपिंग हाई रहती है। तो जो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये क्या है? बेस का काम करती है और इस बेस के दोनों सिरों पर ओमिक संपर्क या ओमिक रिलेशन प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे बेस B1 और B2 कहलाते हैं, ये जिन्हें हम टर्मिनल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एक टर्मिनल और होता है जो ये है एमीटर टर्मिनल। तो इस तरीके से जो ये P है यहाँ पे इसकी डोपिंग क्या है? हाई की जाती है। बाकी एन टाइप है तो एन टाइप में क्या है? इसकी डोपिंग लो की जाती है। तो इस तरीके से इसके 3 टर्मिनल हो जाते हैं। ये हमारा एमीटर टर्मिनल हो गया, ये बेस B1 टर्मिनल, ये बेस B2 टर्मिनल। तो जो बेस रहता है वो B1 और B2 के बीच में यूनी जंक्शन में एक सामान्य प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। अतः B1 से ETA पॉइंट A तक की का आंतरिक प्रतिरोध जो हमारा रहता है वो क्या रहता है? RB1 और RB2 से ETA पॉइंट तक एक का आंतरिक प्रतिरोध हमारा RB2 कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने यूजेटी की फिगर को देखा। इसका ये संकेत तुल्य परिपथ है जहाँ हमारे पास 2 टर्मिनल V1 V2 है और ये हमारा क्या है? एमीटर। आगे बात करें तो जो हमारा बेस टर्मिनल रहता है B1 और B2, इनके बीच हम अप्लाई वोल्टेज VVV अप्लाई करते हैं। तो जो ये वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो टर्मिनल B1 के सापेक्ष बिंदु A पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा? AB1 इक्वल टू
तो इस तरीके से जो इक्वेशन आती है वो हमारी क्या आती है, BA1 इक्वल टू BVV अपॉन R B1 प्लस R B2। तो इस तरीके से जो हमारा बेस टर्मिनल रहते हैं B1 और B2, इनके बीच में अप्लाई वोल्टेज BAV अप्लाई की जाती है। तो टर्मिनल B1 के सापेक्ष जो A का पोटेंशियल होता है वो हमारा BAB1 होता है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, ईटा VVV, जहाँ ईटा इक्वल टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 को इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहा जाता है और इसका मान UJT की संरचना पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो इसका मान रहता है वो 0.51 से 0.82 तक होता है। दोनों बेसिस का कुल प्रतिरोध अर्थात इंटरबेस रेजिस्टेंस RB इक्वल टू RB1 प्लस RB2 का जो मान होता है लगभग 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है। इस प्रतिरोध का मापन मल्टीमीटर की सहायता से एमीटर को ओपन रखकर किया जाता है। चूँकि जो RBV होता है इसके दो भाग होते हैं, RB1 और RB2। इसमें चूँकि एमीटर B1 की तुलना में B2 से अधिक नज़दीक होता है अतः जो RB1 का मान रहता है वो RB2 से अधिक होता है और इसी कारण ईटा का मान 0.5 से अधिक होता है। अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें तो कार्यप्रणाली की ओर देखने से पहले हम जो ये सर्किट है, सर्किट के बारे में, ये हमारा जो एमीटर है ये A पॉइंट है, ये हमारा बेस हो गया B1, ये हमारा बेस B2 हो गया। जो A है ये हमारा ETA पॉइंट है, तो इसमें हमने B वोल्टेज दी है और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों टर्मिनल के बीच में VV वोल्ट सप्लाई दी है और ये हमारा क्या है, ईटा BV है, जिसको कि हमने यहाँ पर देखा। तो अगर इसके कार्यप्रणाली की बात करें तो UJT की जो कार्यप्रणाली है इसके तुल्य परिपथ की सहायता से समझी जा सकती है। अर्थात UJT को ऑपरेट करने के लिए सामान्यतः B2 और E की बाइसिंग हम B1 टर्मिनल के सापेक्ष पॉजिटिव रखकर करते हैं और B1 और B2 के मध्य DC सोर्स जो रहता है वो BVV कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा DC सोर्स है, इसे BVV कनेक्ट किया जाता है और एक अन्य सोर्स BEE, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RE और UJT की इनपुट पर कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो BAV बनाता है वो हमारा BA इक्वल टू BV अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू RB1 इक्वल टू ईटा VV होता है। तो B का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE को परिवर्तित किया जाता है जब तक एमीटर वोल्टेज का मान ईटा VV से कम रहता है। अर्थात जो हमारी BE है ये स्मॉलर देन रहता है ईटा VV। EV यूनी जंक्शन अर्थात PN रिवर्स वाइस में रहता है और एमीटर करंट नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से यह क्षेत्र जिसमें UJT में बहुत सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है UJT की ऑफ या कट ऑफ वोल्ट अवस्था कहलाती है। इसमें E और B1 के मध्य उच्च प्रतिरोध रहता है। बिंदु B पर I इक्वल टू 0 होने के कारण क्या होता है, RE के अक्रॉस ड्रॉप शून्य होता है और BE का मान सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। अर्थात OB इक्वल टू BE इक्वल टू VEE BEE। तो वास्तव में UJT की ऑफ स्टेट तब तक चलती है जब तक कि एमीटर वोल्टेज BE का मान BA से अधिक नहीं हो जाता। जब BE का मान BA के मान से डायोड के कट इन वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में आ जाता है। तो अतः पॉइंट P पर वोल्टेज BP को हम पीक वोल्टेज कहते हैं, जो कि ये हमारा पहली पॉइंट रहा।
ये हमारा पीक वोल्टेज रहा, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सैचुरेशन रीजन हो गया, ये हमारा कट ऑफ रीजन हो गया। तो यह जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, बढ़ रही है, जबकि धारा यहाँ पर कम हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें यूजेटी की, तो यूजेटी की जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दो कंडीशंस के लिए है, जबकि जो हमारा बीई है ये स्मॉलर देन है बीसी, या बीई हमारा ग्रेटर देन है बीसी। तो जब ये बीई हमारा बीसी से कम है तो इस स्थिति में एमीटर बेस डायोड रिवर्स वाइज होगा। इसलिए एमीटर में क्या है, बहुत कम मात्रा में सैचुरेशन करंट के अतिरिक्त कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर रहता है उसमें हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम केस 2 की बात करें कि जो बीई है ये इज ग्रेटर देन है बीसी, तो इस स्थिति में एमीटर बेस क्या है, एमीटर बेस डायोड फॉरवर्ड होने के कारण चालन अवस्था में आ जाता है। अतः जो पी रीजन के होल्स रहते हैं वो पी टाइप एमीटर से एन टाइप बेस में आने लगते हैं। तो यह होल B2 की पॉजिटिव पोलरिटी को विकर्षित होते हैं, जबकि जो B1 के द्वारा आकर्षित होते हैं इनके इससे बेस में B1 के नज़दीक वाले क्षेत्र में जो हमारे आवेश वाहकों की संख्या रहती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इससे RB1 का मान कम हो जाता है, इससे BC और अधिक कम हो जाता है, जिससे डायोड क्या है और अधिक फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। तो इस तरीके से यूजेटी की बीआई कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है कि जो हमारा पॉइंट P है यहाँ तक इसमें कोई चालन नहीं होता है। इसलिए इस पॉइंट P से पहले के क्षेत्र को हम क्या करते हैं, ये जो क्षेत्र रहता है ये हमारा कट ऑफ क्षेत्र बोला जाता है। तो कट ऑफ क्षेत्र में डिवाइस में हमारी चालन नहीं होता है, इसमें क्या है, केवल लीकेज करंट फ्लो होती है। पॉइंट P के पश्चात जो चालन होता है वो यूजेटी में चालन आ जाता है। अब पीक वोल्टेज, पीक पॉइंट के वोल्टेज को पीक वोल्टेज और करंट को हम पीक पॉइंट करंट कहते हैं, जो यहाँ पे रहता है। इस तरीके से जो पीक पॉइंट के बाद आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण RB1 का मान क्या है, कम हो जाता है, और जो हमारा यूजेटी रहता है वो चालन अवस्था में आ जाता है। तो चालन अवस्था में इसके अभिलक्षण नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर देना था। जब ये चालन अवस्था में आया तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में इसकी वोल्टेज क्या है, घटती है, और करंट क्या है, बढ़ती है। यहाँ पे करंट बढ़ रही है जबकि वोल्टेज घट रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ है वो B और I में है। तो इस तरीके से जो हमारा चालन अवस्था है इसमें पॉइंट P से पॉइंट B तक वैली पॉइंट रहता है, अर्थात जो ये हमारा पॉइंट है पॉइंट P से पॉइंट B तक ये हमारा क्या है, वैली पॉइंट रहता है। तो वैली पॉइंट पर करंट और वोल्टेज को क्रमशः वैली पॉइंट करंट और वैली पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। तो वैली वोल्टेज के बाद यूजेटी क्या है, हमारा सैचुरेशन रीजन में आ जाता है, अवस्था में आ जाता है। इससे वोल्टेज घटनी बंद हो जाती है, यहाँ पे वोल्टेज घटनी बंद हो जा रही है। और पॉइंट B के बाद का क्षेत्र जो है हमारा वो हमारा ये सब क्या कहलाता है, सैचुरेशन रीजन कहलाता है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यूजेटी SCR की ट्रिगरिंग के काम आता है, और इसकी सहायता से रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर बनाया जा सकता है जो पल्स उत्पन्न करता है। वेवफॉर्म जनरेटर के रूप में मल्टी वाइब्रेटर में, टाइमर में, ऑस्किलेटर में या साटू वेव जनरेटर में यूजेटी के टाइप नंबर जो रहते हैं वो हमारे 2N2 646, 2N2 647 रहते हैं, जिनकी जो पीक वोल्टेज रहती है वो 7 वोल्ट और वैली पॉइंट वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्ट होती है। तो इस तरीके से हम
यहाँ पर यूजेटी का यूज करते हैं। अगर हम यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की बात करें तो इसमें एक आरसी सर्किट का प्रयोग करते हैं और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट चेंज करके ऑसिलेटर की आउटपुट पर प्राप्त तरंगों की आवृत्ति चेंज कर देते हैं। इससे क्या है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की आउटपुट पर प्राप्त पल्स को हम एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा थायरिस्टर रहता है उसकी ट्रिगरिंग हम करते हैं। तो थायरिस्टर की ट्रिगरिंग के लिए हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं या फिर गेट ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं या फिर dV/dt ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं, उसमें ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं, प्रकाश ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से जो स्विच ऑन एससीआर की बात करें तो थर्मल ट्रिगरिंग, रेडिएशन वोल्टेज, dV/dt और गेट ट्रिगरिंग का यूज हम करते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं इन सब चीज़ों का, शुरू से दोबारा पढ़ते हैं। यह भी ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करता है और स्विच की भांति यूज किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन अन्य सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से अलग होता है और यह 2 लेयर और 3 टर्मिनल अर्थात 2 लेयर और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। जो यूजेटी होता है ये थायरिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन जो हमारा थायरिस्टर रहता है उसकी ट्रिगरिंग के लिए हम यूजेटी परिपथ को यूज करते हैं। तो जिस परिपथ को यूज करते हैं उसे हम यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सर्किट होता है। अब बात करते हैं यूजेटी के कंस्ट्रक्शन की। तो यूजेटी या यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एक एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की छड़ का बना होता है, जिसमें क्या होता है, एक पी टाइप एमीटर की डोपिंग की जाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बेस की डोपिंग हल्की होती है, जबकि जो हमारा पी टाइप एमीटर रहता है वो हाई डोप होता है, अर्थात उच्च डोपिंग की जाती है। किसकी? हमारे पी टाइप की। और एन टाइप की जो डोपिंग होती है वो क्या होती है? लो रहती है, जबकि जो हमारा पी टाइप है उसकी डोपिंग हाई रहती है। तो जो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये क्या है? बेस का काम करती है और इस बेस के दोनों सिरों पर ओमिक संपर्क या ओमिक रिलेशन प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे बेस B1 और B2 कहलाते हैं, ये जिन्हें हम टर्मिनल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक टर्मिनल और होता है जो ये है एमीटर टर्मिनल। तो इस तरीके से जो ये P है यहाँ पे इसकी डोपिंग क्या है? हाई की जाती है। बाकी N टाइप है तो N टाइप में क्या है? इसकी डोपिंग लो की जाती है। तो इस तरीके से इसके 3 टर्मिनल हो जाते हैं। ये हमारा एमीटर टर्मिनल हो गया, ये बेस B1 टर्मिनल, ये बेस B2 टर्मिनल। तो जो बेस रहता है वो B1 और B2 के बीच में यूनि जंक्शन में एक सामान्य प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। अतः B1 से ETA पॉइंट A तक का आंतरिक प्रतिरोध जो हमारा रहता है वो क्या रहता है? RB1 और RB2
से ETA पॉइंट तक एक का आंतरिक प्रतिरोध हमारा RB2 कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने UJT की फिगर को देखा। इसका ये संकेत तुल्य परिपथ है जहाँ हमारे पास दो टर्मिनल V1 V2 है और ये हमारा क्या है, एमीटर। आगे बात करें तो जो हमारा बेस टर्मिनल रहता है B1 और B2, इनके बीच हम अप्लाई वोल्टेज BVV अप्लाई करते हैं। तो जो ये वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो टर्मिनल B1 के सापेक्ष बिंदु A पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, AB1 इक्वल टू तो इस तरीके से जो इक्वेशन आती है वो हमारी क्या आती है, BA1 इक्वल टू BVV अपॉन RB1 प्लस RB2। तो इस तरीके से जो हमारा बेस टर्मिनल रहते हैं B1 और B2, इनके बीच में अप्लाई वोल्टेज BAV अप्लाई की जाती है। तो टर्मिनल B1 के सापेक्ष जो A का पोटेंशियल होता है वो हमारा BAB1 होता है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, ईटा VVV, जहाँ ईटा इक्वल टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 को इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहा जाता है और इसका मान UJT की संरचना पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो इसका मान रहता है वो 0.51 से 0.82 तक होता है। दोनों बेसिस का कुल प्रतिरोध अर्थात इंटरवेस रेजिस्टेंस RV इक्वल टू RV1 प्लस RB2 का जो मान होता है लगभग 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है। इस प्रतिरोध का मापन मल्टीमीटर की सहायता से एमीटर को ओपन रखकर किया जाता है। चूँकि जो RBV होता है इसके दो भाग होते हैं, RB1 और RB2। इसमें चूँकि एमीटर B1 की तुलना में B2 से अधिक नज़दीक होता है, अतः जो RB1 का मान रहता है वो RB2 से अधिक होता है और इसी कारण ईटा का मान 0.5 से अधिक होता है। अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें तो कार्यप्रणाली की ओर देखने से पहले हम जो ये सर्किट है, सर्किट के बारे में, ये हमारा जो एमीटर है ये A पॉइंट है, ये हमारा बेस हो गया B1, ये हमारा बेस B2 हो गया। जो A है ये हमारा ETA पॉइंट है, तो इसमें हमने B वोल्टेज दी है और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों टर्मिनल के बीच में VV वोल्ट सप्लाई दी है और ये हमारा क्या है, ईटा BV है, जिसको कि हमने यहाँ पर देखा। तो अगर इसके कार्यप्रणाली की बात करें तो UJT की जो कार्यप्रणाली है इसके तुल्य परिपथ की सहायता से समझी जा सकती है। अर्थात UJT को ऑपरेट करने के लिए सामान्यतः B2 और E की बाइसिंग हम B1 टर्मिनल के सापेक्ष पॉजिटिव रखकर करते हैं और B1 और B2 के मध्य DC सोर्स जो रहता है वो BVV कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा DC सोर्स है, इसे BVV कनेक्ट किया जाता है और एक अन्य सोर्स BEE उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RE और UJT की इनपुट पर कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो BAV1 आता है वो हमारा BA इक्वल टू BV अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू RB1 इक्वल टू ईटा VV होता है। तो B का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE को परिवर्तित किया जाता है जब तक एमीटर वोल्टेज का मान ईटा VV से कम रहता है। अर्थात जो हमारी BE है ये स्मॉलर देन रहता है ईटा VV। EV यूनी जंक्शन अर्थात PN रिवर्स वाइस में रहता है और एमीटर करंट नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से
यह क्षेत्र जिसमें यूजेटी में बहुत सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है यूजेटी की ऑफ या कट ऑफ वोल्ट अवस्था कहलाती है। इसमें ई और B1 के मध्य उच्च प्रतिरोध रहता है। बिंदु बी पर आई इक्वल टू 0 होने के कारण क्या होता है, आर ई के अक्रॉस ड्रॉप शून्य होता है और बी का मान सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है, अर्थात ओ बी इक्वल टू बी डबल ई बी ई ई। तो वास्तव में यूजेटी की ऑफ स्टेट तब तक चलती है जब तक कि एमीटर वोल्टेज बी का मान बी ए से अधिक नहीं हो जाता। जब बी का मान बी ए के मान से डायोड के कट इन वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। तो अतः पॉइंट पी पर वोल्टेज बीपी को हम पीक वोल्टेज कहते हैं, जो कि ये हमारा पहली पॉइंट रहा। ये हमारा पीक वोल्टेज रहा, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सैचुरेशन रीजन हो गया, ये हमारा कट ऑफ रीजन हो गया। तो यह जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, बढ़ रही है जबकि धारा यहाँ पर कम हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें यूजेटी की, तो यूजेटी की जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दो कंडीशंस के लिए है। जबकि जो हमारा बीई है ये स्मॉलर देन है बीसी या बीई हमारा ग्रेटर देन है बीसी। तो जब ये बीई हमारा बीसी से कम है तो इस स्थिति में एमीटर बेस डायोड रिवर्स बायस होगा। इसलिए एमीटर में क्या है, बहुत कम मात्रा में सैचुरेशन करंट के अतिरिक्त कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर रहता है उसमें हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम केस 2 की बात करें कि जो बीई है ये इज ग्रेटर देन है बीसी, तो इस स्थिति में एमीटर बेस क्या है, एमीटर बेस डायोड फॉरवर्ड होने के कारण चालन अवस्था में आ जाता है। अतः जो पी रीजन के होल्स रहते हैं वो पी टाइप एमीटर से एन टाइप बेस में आने लगते हैं। तो यह होल B2 की पॉजिटिव पोलरिटी को विकर्षित होते हैं, जबकि जो B1 के द्वारा आकर्षित होते हैं इनके इससे बेस में B1 के नज़दीक वाले क्षेत्र में जो हमारे आवेश वाहकों की संख्या रहती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इससे RB1 का मान कम हो जाता है, इससे BC और अधिक कम हो जाता है, जिससे डायोड क्या है और अधिक फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। तो इस तरीके से यूजेटी की बीआई कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है कि जो हमारा पॉइंट P है यहाँ तक इसमें कोई चालन नहीं होता है। इसलिए इस पॉइंट P से पहले के क्षेत्र को हम क्या करते हैं, ये जो क्षेत्र रहता है ये हमारा कट ऑफ क्षेत्र बोला जाता है। तो कट ऑफ क्षेत्र में डिवाइस में हमारी चालन नहीं होता है, इसमें क्या है, केवल लीकेज करंट फ्लो होती है। पॉइंट P के पश्चात जो चालन होता है वो यूजेटी में चालन आ जाता है। अब पीक वोल्टेज, पीक पॉइंट के वोल्टेज को पीक वोल्टेज और करंट को हम पीक पॉइंट करंट कहते हैं, जो यहाँ पे रहता है। इस तरीके से जो पीक पॉइंट के बाद आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण RB1 का मान क्या है, कम हो जाता है और जो हमारा यूजेटी रहता है वो चालन अवस्था में आ जाता है। तो चालन अवस्था में इसके अभिलक्षण नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करते हैं। जब ये चालन अवस्था में आया तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में इसकी वोल्टेज क्या है, घटती है और करंट क्या है, बढ़ती है। यहाँ पे करंट बढ़ रही है जबकि वोल्टेज घट रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ है वो B और I में है। तो इस तरीके से जो हमारा चालन अवस्था है इसमें पॉइंट P से पॉइंट B तक वैली पॉइंट रहता है, अर्थात जो ये हमारा पॉइंट है पॉइंट P से पॉइंट B तक ये हमारा क्या है, वैली पॉइंट रहता है। तो वैली पॉइंट पर करंट और वोल्टेज को क्रमशः वैली पॉइंट करंट और वैली पॉइंट वोल्टेज कहते हैं।
तो वैली वोल्टेज के बाद यूजेटी क्या है हमारा, सैचुरेशन रीजन में आ जाता है, अवस्था में आ जाता है। इससे वोल्टेज घटनी बंद हो जाती है, यहाँ पे वोल्टेज घटनी बंद हो जा रही है। और पॉइंट बी के बाद का क्षेत्र जो है हमारा, वो हमारा ये सब क्या कहलाता है, सैचुरेशन रीजन कहलाता है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यूजेटी एससीआर की ट्रिगरिंग के काम आता है और इसकी सहायता से रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर बनाया जा सकता है जो पल्स उत्पन्न करता है। वेवफॉर्म जनरेटर के रूप में मल्टी वाइब्रेटर में, टाइमर में, ऑस्किलेटर में या साटू वेव जनरेटर में यूजेटी के टाइप नंबर जो रहते हैं वो हमारे 2N2 646, 2N2 647 रहते हैं, जिनकी जो पीक वोल्टेज रहती है वो 7 वोल्ट और वैली पॉइंट वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्ट होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूजेटी का यूज करते हैं। अगर हम यूजेटी रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर की बात करें तो इसमें एक आरसी सर्किट का प्रयोग करते हैं और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट चेंज करके ऑस्किलेटर की आउटपुट पर प्राप्त तरंगों की आवृत्ति चेंज कर देते हैं। इससे क्या है, रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर की आउटपुट पर प्राप्त पल्स को हम एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा थायरिस्टर रहता है उसकी ट्रिगरिंग हम करते हैं। तो थायरिस्टर की ट्रिगरिंग के लिए हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं या फिर गेट ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं या फिर dV/dt ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं, उसमें ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं, प्रकाश ट्रिगरिंग को यूज कर सकते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से जो स्विच ऑन एससीआर की बात करें तो थर्मल ट्रिगरिंग, रेडिएशन वोल्टेज, dV/dt और गेट ट्रिगरिंग का यूज हम करते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं इन सब चीज़ों का, शुरू से दोबारा पढ़ते हैं।